नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेताजी का जीवन पराक्रम की पराकाष्ठा। प्रधानमंत्री ने भारत पर्व का किया शुभारंभ। 31 जनवरी तक चलेगा पर्व। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के पत्र का दिया जवाब। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया सबसे अविस्मरणीय क्षण। पीएम ने कहा, मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। अयोध्या में जनता के लिए खुले रामलला मंदिर के कपाट। उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का किया हवाई सर्वे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मुख्यमंत्री रहे और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन ने दी जानकारी। कल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती से पहले हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 19 वीर बच्चों को किया था सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, 5 सालों में सबसे आधुनिक बनेगी देश की न्याय व्यवस्था। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर की स्थिति बरकरार। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की जताई संभावना। और 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर। मंगलवार को कर्तव्य पथ पर हुई गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत रत्न को लेकर, जिसका ऐलान कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री रहे और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न की घोषणा की गई है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने इस बात की जानकारी दी है। कल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती से पहले इस बात का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न पुरस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा। एक लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति भवन ने अब से कुछ देर पहले इस बात की जानकारी दी है। कल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती है और उससे पहले ही ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। राष्ट्रपति भवन ने इस बात की जानकारी दी। दिग्गज नेता रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत रत्न का सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और ये सम्मान देने की घोषणा इस बार कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़े नेता, सामाजिक नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता रहे थे कर्पूरी ठाकुर। उनकी कल 24 जनवरी को 100वीं जन्म जयंती हम हर साल मनाते हैं और उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से यह घोषणा, यह ऐलान किया गया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और दिग्गज सामाजिक नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़े सामाजिक नेता, किस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। सामाजिक न्याय के प्रणेता कर्पूरी ठाकुर को सरकार ने ऐलान किया
कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। कल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती है और उससे ठीक पहले यह सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी को है कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती और उससे ठीक पहले यह सम्मान देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। कर्पूरी ठाकुर को दिग्गज सामाजिक नेता रहे कर्पूरी ठाकुर और उनको यह सम्मान देने की घोषणा सरकार की तरफ से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कर्पूरी ठाकुर को लेकर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अब कह सकते हैं हम। तो केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को 100वीं जन्म जयंती से ठीक पहले इस बात का ऐलान किया गया। 36 साल की तपस्या का फल मिला है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला। मैं अपने परिवार और बिहार के करोड़ों लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म, अगर हम आपको बता दें, बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर फ्रीडम मूवमेंट में वो कूद पड़े थे, स्वतंत्रता आंदोलन में। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया और इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और फिर 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एक बड़े सामाजिक नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और जेल जाने के बाद असहयोग आंदोलन में साल 1945 में जब वो जेल से बाहर आए तो कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे से एक समाजवादी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बन गए, जिनका मकसद ही था अंग्रेजों से आज़ादी के साथ साथ समाज के भीतर जो जातीय और सामाजिक भेदभाव था उसको दूर करना, ताकि दलित, पिछड़े और वंचितों को एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती, 24 जनवरी यानी कि ये कल की तारीख, कल का दिन, और उससे ठीक पहले ये सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, किस तरह से हमने आपको बताया कि बिहार के एक बहुत बड़े सामाजिक नेता कर्पूरी ठाकुर, उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। एक गांव पितौजिया गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। और पटना से, बिहार की राजधानी पटना से 1940 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया और इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। कई सालों तक उन्होंने जेल में ही रहना पड़ा और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए 1945 में, तो वो फिर समाजवाद के एक अग्रणी नेता के तौर पर स्थापित हुए, समाजवादी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बन गए और जिसका मकसद ही था अंग्रेज़ों से आज़ादी के साथ साथ समाज के भीतर उस वक्त, उन दिनों, जो जातीय और सामाजिक भेदभाव था उसको दूर करना। और उसमें वो लगातार लगे रहे और उसके बाद सरकार ने ये एक बहुत बड़ी खबर कि मरणोपरांत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज सामाजिक नेता कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो उन्होंने देने का फैसला किया है।
तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर बिहार के नेता, सामाजिक नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत ये फैसला कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि आई एम डिलाइटेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कन्फर द भारत रत्न ऑन द बीकॉन ऑफ सोशल जस्टिस, द ग्रेट जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, एंड दैट too at a time when we are making his birth centenary. This prestigious recognition is a testament to his enduring efforts as a champion for the marginalized and a stalwart of equality and empowerment. His unwavering commitment to uplift the downtrodden and his visionary leadership have left an indelible mark on India's socio-political fabric. तो बहुत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे भारत रत्न उनको दिया जाए, द ग्रेट जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, और वो भी ऐसे समय में जब उनकी जन्म जयंती, 100वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर कि बिहार के जो बड़े सामाजिक नेता थे, समाजवाद के प्रणेता, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। और मरणोपरांत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न देने का फैसला किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सरकार की तरफ से ये अपडेट, ये फैसला। और केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक, जन नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया है। और कल ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती और उससे ठीक पहले भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, वाकई बड़ी खबर, क्योंकि भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न। और सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हम आपको वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और उनके परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम भी आपको वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, बिहार के इतने बड़े नेता, सामाजिक आंदोलनों में वो लगातार जुड़े रहे, असहयोग आंदोलन में वो जुड़े रहे, और उसके बाद से सरकार ने ये फैसला किया उनके ठीक 100वीं जन्म जयंती से पहले कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, अगर बिहार में कर्पूरी ठाकुर की हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे और एक बहुत ही शानदार उनका जो, अगर वो एक नाई जाति चाह रहे थे, ठाकुर जाति से जो उनका पेशा बाल काटने का होता है, और कर्पूरी जी ने अपने पूरा जीवन पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया। और उसी का प्रतिफल था कि जब 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो माहौल बना पूरे देश में, इमरजेंसी के खिलाफ, तो बिहार में भी सरकार बनी, उसमें कर्पूरी ठाकुर बने, मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने सबसे पहले आरक्षण का जो कर्पूरी फार्मूला है उन्होंने लागू किया बिहार में, और उसके लिए कर्पूरी ठाकुर की बहुत आलोचना हुई। और कर्पूरी ठाकुर इतने ईमानदार थे कि मैंने उनको देखा 1987 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जी। तो मेरे यहाँ वो गेस्ट आए थे, उसमें नेता प्रतिपक्ष थे वो, 1987 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कर्पूरी ठाकुर इतने सादगी, उनका इतना सादगी व्यवहार था कि वो आए और वहां पे उन्होंने जो भी दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद जो भाषण देना शुरू किया तो काफी विरोधियों ने उनका विरोध किया। खासकर उसमें कांग्रेसी लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर को देखना नहीं चाह रहे थे, और कर्पूरी ठाकुर ने उन चीजों का विरोध नहीं करके उनको समर्थन किया कि भाई चलिए भाई, विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध का भी स्थान है। और कर्पूरी जी ने उनको बहुत वहां पर आप कहें कि अपमान किया गया और वो चले गए। मुझे याद है कि उनकी गाड़ी पर लिखा हुआ था नेता प्रतिपक्ष बिहार, 1987 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में जी। कर्पूरी जी के बारे में अगर उनके
उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो इतिहास रहा है राजनीति में, तो अपने आप में उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। ठीक है कुमार आलोक, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? आसिफ, मुझे लगता है कि आज भारत रत्न भी गौरवान्वित हुआ है अपने एक जननायक को ये सम्मान देके। जो आप कह सकते हैं कि जो गुदरी के लाल अगर कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता था, तो गुदरी के लाल में वाकई उसने एक नेतृत्व को लेके साथ साथ अपने व्यक्तित्व को लेके भी उसने दिखाया। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक जीवन में एक ऐसे उदाहरण है जो लोहियावादी और समाजवादी धारा से आते हुए और राजनीति के शिखर तक पहुंचे। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आप भी उसी बिहार से हैं, आज भी कर्पूरी ठाकुर का पक्का का मकान नहीं है उनके परिवार के पास। तो ये कर्पूरी ठाकुर की शख्सियत थी जो एक सुचिता का जो राजनीतिक जीवन में एक आदर्श उन्होंने बनाया, और इस आदर्श को लेके उन्होंने अपने जीवन को एक एक्सट्रीम पे पहुंचे, एक चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचे। और कर्पूरी ठाकुर की ये हालत थी कि आप सुनेंगे कि छोटी छोटी घटनाएं हैं जो उनके जीवन और व्यक्तित्व को बताता है कि पटना, यहाँ दिल्ली में भी कई बार जब वो आते थे तो उनके पास में वो पैसा नहीं होता था कि वो कहीं गाड़ी और टैक्सी ले जो एक जगह से दूसरी जगह जाए। लोगों ने जब उन्हें पहचाना तब कर्पूरी जी को कोई लिफ्ट दिया या कहीं पे किसी ने उनको छोड़ा होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो हैं वो समाज के आदर्श बनते हैं। और जब ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसे पुरस्कार मिलता है तो आप कह सकते हैं कि भारत रत्न मिलने से देश के उन लाखों लोगों को एक आत्मविश्वास जगा होगा कि इस देश ने गरीब के और गुदरी के लाल को भी पहचाना है। ये एक परंपरा शुरू हुई है। ये मोदी के गवर्नमेंट में आपने देखा कि जिस तरह से जो भारत रत्न के साथ साथ और जो पद्मा अवार्ड मिला है, वो कैसे देश के जितने भी इलाके के कोने में छुपे हुए लोग जिसको कोई लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनको एक तरह से सम्मानित करके पद्मा अवार्ड में लाके इस देश से उनका परिचय कराया गया और इस देश का आत्मविश्वास बढ़ा कि कब यह देश जो है कभी मेरे काम को रिकॉग्नाइज करेगा, कभी यह देश ऐसा भी होगा जब यहाँ के लोग उसको जान पाएंगे। और आज तीसरी चौथी पीढ़ी को जब कर्पूरी ठाकुर के बारे में पता चलेगा कि वो उनका व्यक्तित्व क्या था और आज के समाजवादी विचारधारा के लोग जिस तरह से राजनीति को बना रहे हैं और राजनीति के साथ साथ अपना स्तर जो बढ़ा रहे हैं, परिवार को बना रहे हैं, वो कर्पूरी ठाकुर ने तो कभी अपने बेटे की भी चिंता नहीं की, एक बेटे को एक छत तक नहीं दिया, एक परिवार में किसी बंदे को राजनीति में नहीं लाया। भले ही कर्पूरी जी के जाने के बाद राजनीति में अपना एक सिंबॉलिक एड्रेस करने के लिए लालू जी ने उनके बेटे को जरूर राजनीति की धारा में लाने की कोशिश की और लाया भी, लेकिन कर्पूरी जी के आदर्श को बिहार ने कभी नहीं अपनाया। वो कर्पूरी जी थे जो बिहार का जो आप डेवलपमेंट देखते हैं, वो कर्पूरी जी थे जिनके बारे में लोग आरक्षण की बात करते हैं, तो वो कर्पूरी जी थे जो गरीब तबके के जो लोग सामान्य कोटे से आते थे, कर्पूरी जी ने उसके लिए भी आरक्षण रखा। जो पीएम मोदी जो 10% का आरक्षण रखे थे की बात कही थी और पार्लियामेंट से उसको कराया था, तो उस समय की बात है जो मुंगेरी लाल कमीशन बनी थी, आपको याद होगा अमित, तो उस समय में भी कर्पूरी ठाकुर ने उस गरीब तबके के लोगों की पैरवी की थी। तो वो सामाजिक विचारधारा जिसमें जात से ऊपर उठकर गरीबों के लिए चिंतन था, गरीब और गरीबी को उसने करीब से देखा था, तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी भी उसी बैकग्राउंड से, उसी तरह के बैकग्राउंड से आए हैं और इसी तरह के चिंतन की धारा में जिनका व्यक्तित्व बढ़ा है, इस देश के नेतृत्व को जिसने देखा है, उस नई पीढ़ी को आज कम से कम प्रसन्नता होगी कि इस देश में कर्पूरी ठाकुर भी पैदा लिया था, वो गुदरी का लाल भी पैदा लिया था। बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आप कह रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कहना भी लाजमी होगा कि जिस तरह से समाजवाद और समाजवादी विचारधारा को कर्पूरी ठाकुर ने आगे बढ़ाने का काम किया और उसके बाद उनके विचारों के दम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज आईं, आपने कहा कि वो किस रास्ते पर चल पड़े हैं वो हम सबके सामने है। लेकिन आज की तारीख में कम से कम देश के प्रधानमंत्री जब उन्हें कहते हैं कि वो जननायक थे और सामाजिक समरसता के लिए भी वो जाने जाते थे, तो सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय को जिस तरह से आज की सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है, समाज के
अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए, न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, ये भी हम सभी के सामने है। तो मेरा ये कहना होगा विनोद जी कि प्रधानमंत्री का जो एक विजन था, मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर का विजन, और उस विजन को कैसे और बढ़ाया जाए, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने इस सरकार के तहत देखा है। असीम, देखिए सीधी सीधी बात है कि गरीबी की बात करना और गरीबी को जीने के में उसकी कल्चर को उसके घर में जी के और उसको लोगों को देखना और उस देखने के बाद उसको महसूस करना। तो जिस बैकग्राउंड से, एक हम्बल बैकग्राउंड से कर्पूरी ठाकुर आए थे और उसी हम्बल बैकग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, अपने बचपन में गरीबी देखी है, अपने पूरे परिवार की गरीबी देखी है। और उस गरीब को देखते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारी जात एक है और वो गरीब है, हमारी जात जो है वो एक है, वो महिलाओं की है, हमारी गरीब जात एक है जो, तो ये जो दर्शन है वो उसी को आ सकता है जिसने गरीबी को देखा है। ये जो टोकनिज्म की राजनीति हो रही है, समाजवादी के लोग जो अभी कर रहे हैं वोट की सियासत में, जिसकी जितनी भागीदारी उसका समाजवादी गरीबी, तो इंदिरा गांधी भी तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीब के लिए लेके उन्होंने करना था वो उन्हें पता ही नहीं था। और जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उस गरीब के लिए 12 करोड़, नरेंद्र मोदी ही है जब उस गरीब के लिए आप ये कह सकते हैं कि 15 करोड़ घरों में अभी नल का जल का पानी जो है वो स्वच्छ पानी घर में पहुंचा, उनका बिजली कनेक्शन पहुंचा, उनका उज्ज्वला गैस का स्कीम पहुंचा। ये तब हो सकता है जब उसने उस दर्द को देखा है, उस गरीब को और गरीबी को करीब से देखा है, जिया है उसको। वो कर्पूरी ठाकुर जिया था, इसलिए बिहार का जितना ही कम समय मिला था उनको, उस समय में उसने किया। ये वही समाजवादी लोग हैं जो उनको 2 साल, 1 साल भी नहीं टिकने दिया था और चीफ मिनिस्टर से उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो सत्ता के सियासत में जो जाति का फार्मूला बना रहे हैं, उन्हें कर्पूरी ठाकुर से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने किसी जाति को कहीं से लड़ाया नहीं, कभी किसी ने नहीं, कभी नहीं कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका हक। कर्पूरी जी ने कहा कि गरीबों को मिले उसका। बिल्कुल, आज में जो जाति व्यवस्था थी, कर्पूरी ठाकुर तो नाई समाज से आते थे, सबसे वो पिछड़ा वर्ग था बिहार का, लेकिन उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया वो किसी भी समाजवादी के लिए, किसी भी समाजवादी विचारधारा में वो अग्रणीय हो सकता था। लेकिन समाजवादी अगर सिर्फ सत्ता के लिए बनी की विचारधारा को अपनाया और सारे समाजवादी की विचारधारा को छोड़ के अगर वो पूंजीवाद की तरह स्थापित हुआ और अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया तो ये लोगों को आज अफसोस होता होगा। बिल्कुल विनोद जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जिनके राजनीतिक गुरु थे, उस नेता को सरकार ने यह फैसला किया कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। सामाजिक नेता, सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रामकृपाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही कि बहुत सारे राजनीति समाजवाद को लेकर, समाजवादी विचारधारा को लेकर हम सबके सामने है आज़ाद भारत में, लेकिन आज के दिन और सरकार की तरफ से यह फैसला आना कि कर्पूरी ठाकुर को, समाजवाद के इतने बड़े नेता, जननायक, प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिक्रिया में कहा है कि जननायक थे वो, कैसे देखते हैं इस फैसले को? निश्चित तौर पर, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, अपार खुशी है कि जो सम्मान उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, बिल्कुल देर से ही सही मिला। ईमानदारी की बात मैं एक सेंटेंस कहूं, समाजवादी तो बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ विचारधारा ही नहीं, उन्होंने, उनका जीवन ही एक समाजवादी चिंतक का जीवन रहा है। और देखिए, आज भी उनके परिवार के बारे में कोई नहीं जानता, कुछ भी नहीं। तो सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय की जो लड़ाई कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की, और मैं बताऊं, बिहार में जो भी पिछड़े, अति पिछड़ों को जो भी उनकी एक हक और हुकूक दिलाने का काम किया उन्होंने,
बिल्कुल उनको उनकी एक पहचान उन्होंने बनाई। और अगर कोई उनके लिए संघर्ष करने वाला बिहार का जो भी नाम पहले लिया जाएगा वो कर्पूरी ठाकुर ही थे। पीजेंट्री मूवमेंट को उत्तर भारत में, बिहार में उसकी जड़ें मजबूत करने वाले कर्पूरी ठाकुर थे। आप उसको चाहे किसानों का आंदोलन कह लीजिए या जो अति पिछड़ा है उनका, भूमिहीनों का, वो महानायक थे। और उन्होंने अपने जीवन में, जयप्रकाश और लोहिया जी ये किसी सत्ता के लिए नहीं थे, उसी तरह उसी श्रेणी में कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है। वो ठीक है 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन वो उसी तरह के, जैसे कहते हैं ना कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में एक आप अपने व्यक्तिगत आचरण को इस तरह रखिए कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण कर्पूरी ठाकुर हैं। और आज उनको जो भारत रत्न दे करके अति पिछड़े और पिछड़े समाज का सिर ऊंचा किया गया है। और मैं ये कहूंगा कि चाहे वो प्रणब मुखर्जी के बाद मुलायम सिंह यादव हो, आज कर्पूरी ठाकुर, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम काम हुआ है। जितनी भी इसकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोगों को रामकृपाल जी ये जानकारी नहीं होगी कि मंडल कमीशन जो आरक्षण देने के लिए ये सारा आंदोलन किया गया था, ये वो कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने इस आंदोलन से पहले ही 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी बिहार में पिछड़ों के लिए। एक्चुअली पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की लड़ाई है, वो लड़ाई मैं नहीं कहूंगा, आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने कभी उसको लड़ाई के रूप में नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है, कर्पूरी ठाकुर सही मामलों में गांधीवादी थे और उन्होंने उस तरह से अपनी वो चीजें समाज में रखी, समरसता लाते हुए कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नींव रखी। और देखिए बिहार में उसी तरह से वो हर, चाहे जो भी जाति हो, जो भी वर्ग हो, उनमें सब में कर्पूरी ठाकुर पूज्य थे, उनकी इज्जत थी, उनको लोग मानते थे कि हमारा नेता है। तो ये जो शुरुआत की कि पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने की, अति पिछड़ों को उनका सम्मान देने की, जो गांधी जी कहते थे अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति को जिसको दलित नारायण कहते थे, उस व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आएगा, समाज में बदलाव का पैमाना वही अंतिम व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने जीवन संघर्ष किया। और ऐसे में सर, जबकि इतनी सारी बहस और राजनीति हो रही है बिहार के जाति गणना को लेकर, ये भी सच है कि सिर्फ ये पार्टियां गणना और इन तरह की राजनीति में लगी रहती है, लेकिन जिस तक ये सामाजिक सोशल जस्टिस पहुंचनी चाहिए, उनका लाभ पहुंचना चाहिए, क्या वो सामाजिक धारा में जुड़ पाए, क्या उनका आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर वो मजबूत हो पाए, ये हम सबके सामने है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं कहूं कि बिहार में जब भी सामाजिक आंदोलन की बात उठेगी, बिना कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। ये कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने सामाजिक न्याय का एक, मतलब उसका मार्च किया, उसका एक बंदोबस्त किया कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कर्पूरी ठाकुर भी उसी जेपी मूवमेंट में थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बने 77 में। लेकिन अगर आप देखें तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई थी कि आम नागरिक तक पहुंचे, वो सिमटते सिमटते कैसे, देखिए पार्टी और पार्टी भी सिमटते सिमटते व्यक्ति के घर में वो निजी संपत्ति और पारिवारिक दौर तक पहुंच गई, जिसका उदाहरण सब जगह। मैं आपसे कहता हूं, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहीं आपने सुना है कि कौन है उनके परिवार में, क्या संपत्ति उनकी किसी को कोई जानकारी नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। वो महान नेता आम जनता के लिए खप गया, अनाम, केवल इसलिए कि उनका नाम लिया जाता है कि बिना कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए बिहार में सामाजिक आंदोलन की कोई बात शुरू ही नहीं हो सकती। और मुझे लगता है रामकृपाल जी कि ऐसे व्यक्तित्व को चुनना, और जबकि हम जानते हैं कि पद्म पुरस्कार भी ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो कि गुमनाम हैं, जिनको बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन समाज में वो एक समरसता बनाने में, समाज को मजबूती बनाने में वैसे लोग लगातार लगे हुए हैं अपने जी जान से। वैसे ही चेहरे को एक बार फिर से प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार ने चुना है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। रामकृपाल जी, समय इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार के बड़े सामाजिक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री
कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला किया है। कल उनकी 100वीं जन्म जयंती है और उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया कि उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। और अब हम रुख करेंगे अब सीधे अयोध्या का। अयोध्या में हमारे साथ हमारे सहयोगी आरेंद्र इस वक्त लगातार बने हुए हैं। आरेंद्र, ओवर टू यू। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC, हर पल आपके साथ, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एश्योरेंस ऑफ द लीडर, हरिद्वार गंगा जल, हर घर निशुल्क गंगा जल, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप्स और नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है और सह प्रायोजक हैं TVS अपाचे RTR 164V और TVS एंड-कोर 125। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान, जय सिया राम, सिया राम। और अयोध्या नगरी अवधपुरी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस धाम से आप सभी को जय श्री राम। इस विशेष बुलेटिन में आप हमारे सहयोगी असीम मिश्र को देख रहे थे दिल्ली से और मैं मौजूद हूं अयोध्या धाम से। और हम लगातार भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ी खबरें हों या फिर अयोध्या में किस प्रकार का माहौल है, हम तमाम खबरें आप तक लेकर आते रहे हैं। आज पहला दिन था कल के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से, जब आज जन सैलाब उमड़ा अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। प्रशासन की व्यवस्थाओं को भी अतिरिक्त व्यवस्था के स्तर तक ले जाना पड़ा, क्योंकि भक्तों की बात की जाए तो इतनी बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे हुए थे अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। तो निश्चित तौर से कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जब आज से दर्शन शुरू हुए हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़े दिन के तौर पर, युग परिवर्तन के तौर पर लोग मान रहे हैं और उसी भाव के साथ में अपने आराध्य से मिलने के लिए लगातार आ रहे हैं। और अब चूंकि भगवान के दर्शन शुरू हो गए हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई है, तो मंदिर का पूरा एक विधिवत कार्यक्रम भी बनाया गया है कि किस वक्त आरती होगी, किस वक्त भगवान का भोग लगाया जाएगा और किस तरीके के नियम होंगे इस पूरे मंदिर की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए। इस पर हमारे सहयोगी संवाददाता ने राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी से बातचीत की। क्या कुछ विधान उन्होंने बताया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई, 22 जनवरी इतिहास में दर्ज हो गई। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या पूरा कार्यक्रम हुआ संक्षेप में? जब पूरा कार्यक्रम जो होता है, अनुष्ठान इसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया गया और स्वयं प्रधानमंत्री जी अपना व्रत रखे थे, जो जजमान के रूप में रहे। उसके बाद यहाँ जजमान जो रहे उसको भी अपना व्रत रखे थे और जो हमारे देवी देवताओं के लिए, दिक्पालों के लिए सभी जगह का शांति का पाठ रहा, स्तुति होती रही, मंगलाचरण होता रहा। ये सारे कार्य जो हैं वो ये 16 से लेकर के और 22 तक चले और 22 में समाप्त हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला विराजमान हो गए। 23 जनवरी से मंदिर खोल दिया गया आम जनों के लिए। सुबह से हम देख रहे हैं कि भारी भीड़ है। अब क्या नई प्रक्रिया रहेगी कि दिन में कितनी बार पूजा होगी, कब कब खुलेगा मंदिर? जितनी होगी होती, 5 प्रकार की आरतियाँ, पूजा जितना है, भोग जितना लगना सब लगता रहेगा। उसमें कोई समय कम लगेगा तो थोड़े में ही उसको लगी, जो प्रक्रिया है सब होती रहेगी। और रामलला के लिए जो भोग का है, जो आरती है 5 प्रकार की, वो सब होगी। सब कुछ विधिवत चलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। तो वो थोड़ा वो कौन कौन सी आरती है? मंगला आरती है, सिंगार आरती है, भोग आरती है और संध्या आरती है और शयन आरती है, ये 5 आरतियां हैं। और अगर भोग की बात करें, जो आप कह रहे थे कि भोग सब चीज होता है, रबड़ी का भोग लगता है, पेड़ा का भोग लगता है, पंचमेवा का भोग लगता है, उसके बाद खीर का भोग लगता है, पूरी का, सब्जी का, दाल का, चावल का और रोटी का, सब चीज का भोग लगता है। जैसे बालक रूप में भगवान हैं, उसी प्रकार उनके भोग का भी व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। हमने देखा कि 7 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद 2:30 बजे से 7 बजे तक ये दर्शन हो रहा है, लेकिन बहुत भीड़ हो रही है। तो क्या इसमें भी कोई बदलाव की बात है या फिर? कोई बदलाव नहीं है। आज भक्तों के उत्साह को देख करके जो छुट्टी किया जाता, शयन किया जाता, 12 बजे से छोड़ दिया गया
और 7 बजे से 6:30 बजे से जो प्रारंभ हुआ दर्शन, वो अभी तक लगातार चलता है और चल रहा है और चलेगा ये रात 9 बजे तक। क्या ये रोज इस तरह रहेगा या आगे क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि देख करके यदि ऐसे रहें, कल भी रहेंगे तो चलेगा, और नहीं तो विश्राम की जो समय है वो 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे के बाद फिर खुलेगा और उसके बाद में पूरा लगातार 9 बजे तक चलता रहेगा। मतलब हम आगे से माने कि 7 बजे की जगह 9 बजे तक लोग दर्शन कर पाएंगे या फिर 7 बजे? 7 बजे से शुरू होगा सुबह और 5 बजे 12 बजे भोग लगता है, तो 12 बजे जो नहीं रहेंगे तो शयन हो जाएगा 2 घंटे तक, उसके बाद फिर 2 बजे से चलेगा और 9 बजे तक चलेगा। हमने देखा कि सुबह से ही भारी दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, और उसके चलते जो बीच में एक समय के लिए दर्शन बंद किया जाता है उसमें भी एक तरह से कटौती की गई, और जरूरत पड़ी तो लगातार ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो भक्त है वो रामलला के दर्शन कर सकें, और इस बात की पूरी तैयारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नलिन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो देखा आपने कि भगवान के एक तरीके से विधान को भी आगे रखा जाएगा, और जैसा मुख्य पुजारी जी महाराज ने कहा कि क्योंकि भगवान बाल स्वरूप हैं तो बालक को किस प्रकार के भोग लगाया जाएगा, इस बात की भावना को भी कहीं ना कहीं समाहित किया गया। ये दिखाता है कि किस प्रकार से आध्यात्म के तरीके से चलने वाले लोग भी संवेदनशीलता को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बात के विधान भी तमाम प्रकार से लिखे गए हैं। पूरा देश अयोध्या में, या कहा जाए राममय नजर आ रहा है, और अयोध्या की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी चहुं ओर राम धुन नजर आ रही है, सब कोई राममय नजर आ रहा है। और आध्यात्म के बढ़ते एक तरीके से प्रभाव की वजह से कहा जाए तो यहाँ अयोध्या में भगवान राम, उनसे जुड़े प्रतीकों की बात हो या फिर पूजा सामग्री की बात हो, इन सब की डिमांड बहुत तेज गति से बढ़ गई है, और जो आध्यात्म की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक बड़े स्तर तक ले जाने में मददगार साबित हो रही है। किस तरीके से यहाँ के लोगों की आर्थिकी को संबल मिल रहा है भगवान राम के प्रति आध्यात्म को लेकर, बता रही हैं हमारी संवाददाता मेघना देव। वातावरण में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खुल चुका है। तो ऐसे में साज सज्जा का जो सामान होता है, अगर हम बात करें झंडों की, दुपट्टों की, राम नाम के जो गमछे आते हैं उनकी, सभी कुछ बाजार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। नीता जी से हम बात करेंगे। नीता जी बताइए, सरयू के पास आपका दुकान है, क्या यहाँ पर लोग आते हैं, क्या क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पर, और कितनी खुशी है मंदिर खुलने की? मंदिर खुलने के लिए तो हमें बहुत खुशी है। हम अपने दुकान पे इस समय झंडा रख रहे हैं राम भगवान का, और सिंदूर बिंदी है, राम मंदिर है। अब देखिए जिस तरीके से और ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आने लग जाएंगे तो क्या आशा रखती है व्यापार में कुछ इजाफा होगा? जी बहुत होगा, इससे हम लोग का रोजगार भी बढ़ेगा और अच्छा देखने का माहौल भी अच्छा लग रहा है। अमन जी, कितने समय से दुकान चला रहे हैं आप? लगभग 3 से 4 साल हो गया मुझे। जी। किस तरीके से जो बदलाव है देख रहे हैं व्यापार में, अब किस किस्म का नजरिया रख रहे हैं आगे बढ़ने? जी अभी तो पूजा पाठ से संबंधित सारे आइटम हैं, आप देखिए। आइए अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। भगवान की मूर्तियाँ आ जाएंगी इसमें, देख लीजिए। मॉडल्स आ जाएंगे भगवान के, राम मंदिर मॉडल है ये देखिए। और अंदर आ जाएगा लाइटिंग वाला, आ जाएगा ये सारा आ जाएगा, लाइटिंग वाला मंदिर आ जाएगा भगवान का। जी ये देखिए। इन मंदिरों की जो मॉडल्स हैं, इनकी कितनी डिमांड यहाँ पर? बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ अयोध्या में। ये मंदिर इतने बिक रहे हैं कि पूरे नहीं पड़ रहे हैं आदमी को।
उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं, राम सीता की जोड़ी, ये मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। उसके साथ ही हनुमान जी का गदा, ये बड़ी प्यारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये सब के बारे में बताइए अमन जी, क्या क्या इनके प्राइस हैं और क्या क्या और चीज़ें यहाँ पर आप रख रहे हैं? जी मैम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस समय याद के तौर पे जो भी ले जा रहे हैं वो मंदिर, यही मॉडल बिक रहा है, क्राफ्ट है, ये लाइटिंग वाला आ जाएगा, ये सारे लाइटिंग वाले आइटम्स, मंदिर मॉडल मैंने आपको दिखाया ही, ये गदा आ जाएगा। गदा देखिए, इसकी क्वालिटी आप एक बार चेक करिए। कपड़ों की दुकानों पर भी काफ़ी कुछ नज़र आता है। यहाँ पर हम जानेंगे क्या क्या सर आप बेच रहे हैं, किन किन तरह की चीज़ों को यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं? सर यहाँ पे जो बिक रहा है कि जैसे ये राम नाम का जो है गमछा हो गया आपका, और भगवान राम का जो है ये कुर्ता हो गया, और उसके बाद में ये अचला टाइप का हो गया कि जो अयोध्या धाम में आते हैं वो अपना जो वस्त्र पहन के आते हैं, वो जींस वगैरह खोल करके ये अचला जो है पहनते हैं और ये कुर्ता पहनते हैं। ये यहाँ की जो है विशेषता होती है कि सरजू जी में स्नान करके और ये वस्त्र जो है धारण करके राम मंदिर का दर्शन करते हैं। और लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, पसंद कर रहे हैं और अपना भी पहनने, अपने घर वालों के लिए भी जो है ले जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी जो है ले जा रहे हैं। एक तरीके से देखें तो कपड़ों के व्यापार में भी, जहाँ पर भी जो जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर अयोध्या धाम में लोग पसंद करते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो उसको खरीदना चाहते हैं, तोहफे में भी देना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों की भी डिमांड अब बढ़ रही है। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ में मेघना देव, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो देखा आपने किस प्रकार से आध्यात्म से आर्थिकी या कहा जाए अर्थव्यवस्था को मिल रहा संबल भी अयोध्या में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज दर्शन लाभ का पहला दिन था। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और किस तरह से यहाँ का माहौल है और कल के कार्यक्रम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ यहाँ अयोध्या धाम में हमारे साथ मंच पे देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ में अयोध्या की हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब एक बड़ा संदेश भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से निकल के आया तो ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार से राम से राष्ट्र की ओर बढ़ना है। काल चक्र बदल रहा है। 1000 साल के भारत, 1000 साल के बाद भारत किस प्रकार का होगा, इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि कल के दिन से एक युगांतकारी संदेश भी निकल के आया है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को आपने रखा है। आभार, धन्यवाद डीडी न्यूज को, इंडिया को साधुवाद है। जिस प्रकार से आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के चरण से पूरे देश दुनिया को यही संदेश देने का प्रयास किया जो सनातन सिखाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और सबको गले लगाना है। क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या अगरा, क्या पिछड़ा। जिस प्रकार से सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। आप समझो इतने वर्षों के बाद, एक आध दो दिन नहीं, 500 वर्ष तो इस बीच में लग गए। उसके पहले आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, विध्वंसकारी, समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति, मंदिर को लूटने वाला व्यक्ति, तोड़ने वाला व्यक्ति। लेकिन जब से देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्रता का बाद एक जो मिलने चाहिए था हम लोगों को आजादी, वो आजादी नहीं मिल पाई। सनातन की, संस्कृति की, राष्ट्रवाद की। तो जैसे आप राष्ट्रवाद की बात करते थे, मेरे ऊपर आरोप लग जाता था एक सांप्रदायिकता का। जैसे हिंदुत्व की, सनातन की बात करते थे जी, कहते अरे कैसे आप बात कर सकते हो। मतलब ये कि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक की व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ सनातन को गाली देने का काम लोग करते थे। आज वह पल, वो क्षण, वो अवसर हमने जो देखा, वो पल, वो क्षण, उस अवसर, अरे राम राम, सभी लोग भाव विभोर थे। हर व्यक्ति, क्या संत, क्या महंत, क्या महामंडलेश्वर, क्या जगत गुरु,
क्या रामानंदाचार्य, क्या कोई, शंकराचार्य, जी। क्या निवारकाचार्य, हर व्यक्ति एकदम भाव से विभोर था। बिल्कुल भाव विभोर नजर आ रहा है और हमने देखा कई संत समाज के लोगों की आंसू भी निकले जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उनकी पहली झलक दिखाई दी। अवधेश जी आप हमारे साथ में मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है और राम आग नहीं ऊर्जा है। ये भी संदेश साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और जिस बात का जिक्र महंत जी कर रहे हैं, न्याय प्रिय भगवान राम का मंदिर न्याय संगत तरीके से बना है, सामाजिक एक तरीके से परिपक्वता का परिचायक भी है। किस तरह से आप इस बात को देखते हैं? देखिए, कई घटनाएं जब घटती हैं तो उसके साथ बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं और संकेत आप देखिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो कि मैं समझता हूं कि भारत के दुनिया के इतिहास में इस ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, वो कितनी शांति और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो ये बता रहा है कि आने वाला समय भारत का कैसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 22 तारीख एक कैलेंडर पर लिखा तारीख नहीं है, आपने स्वयं कहा है, ये काल चक्र का उद्गम है। और ये मंदिर जो है ये केवल देव का मंदिर नहीं, वो तो है ही, ये एक विचार दर्शन का भी मंदिर है। वो राष्ट्र का विचार दर्शन क्या हो सकता है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम में कुछ कमियां रही होंगी कि सदियों लग गए हैं कि ये मंदिर ध्वस्त हुआ होगा, इसको बनाने में सदियों लग गए हैं, लेकिन अब ये मंदिर भारत के उत्कर्ष और उदय के काल से बना है, तो अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये जो दर्शन था ये एक क्रांति का प्रतीक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी क्रांति का प्रतीक है जो क्रांति दुनिया के इतिहास के अध्याय में कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि यहाँ सामने न तो किसी की सत्ता को उखाड़ना है, इनकलाब जिंदाबाद से क्रांतियां होती थी। यहाँ जय श्री राम का नारा लगाते हुए और सियावर रामचंद्र का कहते हुए जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि यहाँ से 1000 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा, यानी अब वो भारत नहीं बनेगा। हमने लंबे समय तक परिश्रम किया है तब यहाँ तक पहुंचे हैं और अब जो भारत बना है वो आगे यहाँ से बढ़ेगा। उसमें वो चेतना होगी, उसमें वो क्षमता होगी, उसमें वो ताकत होगी, वो विचार की प्रेरणा होगी कि अब वो भारत नहीं होगा, वही भारत यहाँ से दुनिया को रास्ता दिखाएगा। तो राम का जो ये मंदिर है ये केवल राम का मंदिर नहीं, ये आंदोलन एक मंदिर का नहीं था, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, आध्यात्मिक धार्मिक पुनर्जागरण का आंदोलन था। और वो पुनर्जागरण के साथ अब एक क्रांति में परिणत हो गया है। और वो क्रांति यह है कि राज सत्ता अर्थ सत्ता तो रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अमूर्त धर्म सत्ता है वो धर्म सत्ता सबको रास्ता दिखाएगी। धर्म सत्ता रास्ता दिखाएगी। राजू दास जी, आपको लगता है कि धर्म पथ सबसे पहले नजर आता है जब अयोध्या में लोग आते हैं, और धर्म पथ के माध्यम से क्या एक संदेश भी जाता है वो भी दिखाई पड़ेगा, और धर्म के माध्यम से चलने के बाद अगर आप जब वो भी संकल्प लेते हैं वो सिद्धि तक पहुंचता है। ये भी कल एक बड़ा संदेश निकल के आया है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के उस मंच से। नहीं, देखिए, बहुत बहुत साधुवाद है। जिस प्रकार से इतने वर्षों का कठिन तपस्या हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति जो सनातन संस्कृति में जन्म लिया, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ था, हर व्यक्ति के अंदर एक ही भाव था कि भगवान राम की मंदिर का निर्माण। हमने वो भी दिन देखा, भगवान टेंट में थे, भगवान राम को भोग नहीं लग पाते थे क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के नाते वहां पर आप कोई भी चीज लेकर जा नहीं सकते थे। तो रेवड़ी दाना वहां लोग लेते थे ऐसे। और हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा की व्यवस्था है कि जब तक तुलसी दल उसमें स्पर्श ना हो, भोग ना लगे, वहां ये व्यवस्था नहीं हो पाती थी क्योंकि कुछ लेकर नहीं जाते थे। लेकिन जो अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो जन सैलाब राम जन्मभूमि के लिए उमड़ी, आप समझ सकते हो, हनुमानगढ़ ही चौराहा से लेकर राम जन्मभूमि का जो मुख्य द्वार है वहां एकदम दोनों रास्ते में 1 इंच जगह नहीं थी। और अभी तक सुबह से दर्शन अभी तक चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है, अभी भी तांता टूटे नहीं है, भीड़ लगे हुए। जबकि अयोध्या कोई आ नहीं सकता है, प्रशासन इतनी टाइट है कि बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति आ पाता है, तब इतनी लोगों का सैलाब है। ये आस्था है, विश्वास है,
ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। जो सनातन संस्कृति सिखाता हो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव, यह सनातन में ही संभव है, ये सनातन संस्कृति में ही संभव है, बाकी और कहीं संभव नहीं है। भगवान राम का मंदिर ठाठ से ठाठ तक, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए मंदिर पर बात तो विवाद था, लेकिन किसी भी प्रकार से अयोध्या के सौंदर्यीकरण, अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या का विकास, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, इस पर कोई बात विवाद नहीं था। लेकिन लोगों ने, नेताओं ने अयोध्या को चला। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उन्होंने उद्बोधन दिया, भाषण दिया, प्रयास किया पूरी दुनिया को जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से ढांचागत सुविधाओं का विकास हो, लेकिन आध्यात्मिक उत्कर्ष भी दिखाई पड़ता है। महाराज जी, अवधेश कुमार जी, आपको लगता है कि एक 22 जनवरी एक ऐसी तारीख है जो इतिहास में जब दर्ज होगी तो अपने आप में एक अलग स्वर्णिम इतिहास में अपनी बात रखती नजर आएगी? देखिए, ये एक ऐसा इतिहास है जो किसी भी इतिहास के अध्याय में पहले आपको इसकी तुलना नहीं हो सकती है। ये नए प्रकार के इतिहास का निर्माण हुआ है। कभी भी किसी, भारत में मंदिर तो ज्यादा था, भारत में कुछ दुनिया में अभी है, कभी भी किसी मंदिर की इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा में भारत के 7 लाख गांव जुड़ गए हों और गांव गांव में राम का धुन हो रहा हो, लोग लाइव देख रहे हो, ऐसी तो कल्पना नहीं की गई थी कभी। और संपूर्ण भारत से, जो अभी राजू दास जी कह रहे थे, सच है कि अयोध्या शील है चारों तरफ से जिला, बावजूद संपूर्ण भारत से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां क्षेत्र का भेद नहीं, जहां पंथ का भेद नहीं, जहां यहां पता चल रहा है कौन किस जाति के आए हैं, तो इस प्रकार से अगर लोग आ रहे हैं तो ये भावना क्या है? ये 1000 वर्षों में जो हमारे मान बिंदुओं को ध्वस्त कर हमारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की गई, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जो हमारी आस्था थी उसको खत्म करने की कोशिश कर गई, हमारे आत्मविश्वास डोला, वो जो एक चक्र चला था वो चक्र उलट गया है। तो लोगों के अंदर एक जागरण पैदा हुआ, इसी को सांस्कृतिक पुनर्जागरण कर रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं भाव विह्वल हो करके। बिल्कुल, और लेकिन ये जो भाव विह्वल है, ये इसको यहां रोकना नहीं है। ये मंदिर निर्माण तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। अब आगे ऐसा काम है कि भविष्य में ये स्थिति फिर पैदा नहीं हो। भारत के एक एक व्यक्ति इतने जागृत हो अपने धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनका इतना समर्पण हो, बलिदान देने के लिए तैयार रहे कि वो ये स्थिति पैदा नहीं, और भारत सशक्त होकर खड़ा हो और दुनिया को रास्ता दिखाए। ये यहाँ के मंदिर के धोनी है। इसीलिए शायद ये कहा गया कि ये राम मंदिर से बढ़ के राष्ट्र मंदिर है, और किस प्रकार से विश्व गुरु भारत से के माध्यम से भारत दुनिया को एक पथ प्रदर्शक की तरीके से आगे बढ़े, उसमें भी एक बड़ा योगदान होगा। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र राजू दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष बुलेटिन न्यूज़ नाइट में यहाँ से मेरे साथ अयोध्या धाम से बस इतना ही। वापस हम चलेंगे हमारे सहयोगी दिल्ली में जो मौजूद हैं असीम मिश्रा के पास में, और वो आपको बाकी खबरें पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, अब ये विशंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे, एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ।
सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और हम न्यूज़ नाइट में आगे बढ़ेंगे, खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। 22 तारीख को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भक्त भारी संख्या में अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन और सरकार की तरफ से भी सभी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। अयोध्या धाम में 22 तारीख को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। मंगलवार को लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन और सरकार की तरफ से प्रभु श्री राम के सुलभ दर्शन के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने गर्भगृह में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि भक्तों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा में यूपी पुलिस के जवानों ने और अधिकारियों ने बहुत जीतोड़ मेहनत की और उन्होंने इसको सफल बनाया और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी लोगों द्वारा की गई है। अब इस आगे दर्शनार्थी ज़्यादा आने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से राम भक्तों से संयम बनाए रखने की अपील की गई है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन का मौका मिलेगा। सभी दर्शनार्थियों को मैं रामलला की ओर से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि किसी प्रकार के ज़्यादा उत्तेजित न हो और यह घबराएं नहीं कि दर्शन नहीं होगा, सभी को दर्शन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मंदिर परिसर में दर्शन संबंधी सुविधाओं पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सबसे अविस्मरणीय क्षण बताया। पीएम ने अपने पत्र में राष्ट्रपति की ओर से दी गई शुभकामनाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम ने कहा कि जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विह्वल हो गया। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के साथ रामलला के साक्षात दर्शन, उनके रूप से साक्षात्कार और उनके स्वागत का वो क्षण अप्रतिम था। उन्होंने कहा कि ये प्रभु श्री राम ही तो हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर अध्याय में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में देश सफल हुआ है। प्रभु श्री राम के शाश्वत विचार भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार हैं। इन विचारों की शक्ति ही हम सभी देशवासियों के लिए साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि श्री राम का भव्य मंदिर हमें सफलता और विकास के नव प्रतिमान गढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए थे। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट
और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के टोले को इनसे बचाएं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय अपराध विज्ञान सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आने वाले 5 साल बाद देश में हर साल 9000 से भी अधिक फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर्स तैयार होंगे और नए कानूनों में तकनीक के माध्यम से अब न्याय अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल होगा। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय अपराध विज्ञान सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्घाटन ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। गृह मंत्री ने बताया कि भारत क्रिमिनल जस्टिस के 150 साल पुराने कानूनों को खत्म कर नए कानूनों को प्रस्तुत कर रहा है और इन तीनों कानूनों में प्रमुख मुद्दों में से 2 इसी सम्मेलन से जुड़े हैं। तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 सालों के बाद भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व में आधुनिकतम होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में 50 से अधिक युगांतरकारी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं और पिछले 5 सालों में ही 3 बड़े काम किए गए हैं। एक 40 सालों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर ये सरकार आई। नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय शिक्षा के आधार पर बनी है, इसकी बुनियादों पर बनी है। हमने एनएसएफयू का बेस जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में 2003 में डाला था, उसको एक्सपांड कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और तीसरा, 150 साल के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर हम 3 कानूनों को नया बनाए। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में विश्व में पहले स्थान पर पहुंचाने की कल्पना की है। इसमें फॉरेंसिक साइंस भी शामिल है और ये काम सभी युवाओं को करना है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्थाएं बनने के बाद निश्चित रूप से भारत फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट।
मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बुधवार को 100वीं जन्म जयंती से ठीक पहले पूर्व संध्या पर कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का सरकार ने फैसला किया है। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और समानता को लेकर उनके योगदान को आज की तारीख में भी याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी वो रहे थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौंझिया, यानी कि अब उसे उन्हीं के नाम पर कर्पूरी ग्राम नाम दे दिया गया है, वहां हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे और इसके बाद उन्होंने सोशलिज्म का, समाजवाद का रास्ता चुना और साल 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और इसके चलते कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था। उनमें से ये भी एक थे, इन्हें भी जेल में रहना पड़ा था। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने का ऐलान किया था। कर्पूरी ठाकुर ने 1971 में पहली मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स जो दिया जाता था उसको बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी भाषा में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने ही किया था। बिहार से भारत रत्न लेने वाले 5वें व्यक्ति बने हैं कर्पूरी ठाकुर। बिहार में जन्मे विधान चंद्र रॉय को सबसे पहले भारत रत्न मिला। इसके बाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न मिला है। तो ये उनका परिचय आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी 100वीं जन्म जयंती से ठीक पहले पूर्व संध्या पर भारत सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया कि बिहार के दिग्गज नेता रहे, समाजवादी नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया। और इस फैसले के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राजनीतिक जगत से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्स संदेश में क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के जनक माने जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हर्ष की अभिव्यक्ति करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी ने आजीवन समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। उनसे ही प्रेरणा लेते हुए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अति पिछड़ा और अति दलित वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण की सुविधा देने का कानून बनाया था। कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का फैसला सामाजिक समरसता एवं गरीब कल्याण के विचार का और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का सम्मान है। इस निर्णय के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा एक्स पर। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री
मोदी को धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको दे रहे हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और एक बहुत बड़े जननायक समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को सरकार ने फैसला किया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए। और इस विषय पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने आपको भी दिखाया देश के रक्षा मंत्री का, और इस वक्त हम आपको जो प्रतिक्रिया दिखाने वाले हैं वो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो देखते हैं। चुनाव तो लोकतंत्र की व्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और लोकतंत्र के इस देश में सबसे बड़े पुजारी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। राम के भी पुजारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और लोकतंत्र के भी सबसे बड़े पुजारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो इस बड़ी खबर के साथ ही कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार के बहुत बड़े समाजवादी नेता, जननायक और समाजवाद के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सरकार ने फैसला किया है कि उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और ये फैसला उनकी 100वीं जन्म जयंती से ठीक पहले पूर्व संध्या पर इसका फैसला किया गया। तो इसके साथ ही न्यूज़ नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।